morning to all my dear students. Today we start the new chapter of your NCERT textbook and the chapter topic name is Weather and Climate and Adaptation of Animals Towards the Climate. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा. पहले हम वेदर के बारे में समझेंगे, पर्टिकुलर हमारा अर्थ का जो वेदर है, अर्थ का जो क्लाइमेट है, अर्थ पर जो एनिमल्स उनका जो एडेप्टेशन है इस क्लाइमेट इस वेदर के रेस्पेक्ट में, इस पर्सपेक्ट में. नॉट ओनली एनिमल्स के अंदर हम भी आते हैं बेटा. तो इन सब के बारे में जो कनेक्शन है किसके रिगार्डिंग, टेम्परेचर, रेनफॉल. अभी रेनी सीजन हो रही है तो हमें जानने को मिलेगा कि इतनी रेनफॉल क्यों होती है. ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से सुनना बच्चों. बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. तो सबसे पहला देखो, मैंने आप लोगों के सामने ब्लैक बोर्ड पे फुली पॉइंट वाइज सब चीजें पॉइंट लिखे हैं, शॉर्ट में लिखे हैं. आपको समझाऊंगी मैं पूरी तरीके से. आप चाहो तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो बेटा. ठीक है, अदरवाइज आपके एनसीईआरटी में इनफ सब कुछ लिखा हुआ है, बट सम ऑफ द पॉइंट्स जो अपने आप में थोड़े से एक्स्ट्रा है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो वो आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन वेदर. व्हाट इज वेदर? डे टू डे कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की, किसकी? एटमॉस्फेयर की बेटा. डे टू डे कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर. नॉर्मल सी बात है बेटा, वेदर या क्लाइमेट किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर के रेस्पेक्ट में. एटमॉस्फेयर कंटेन्स एयर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स. ये जो हमारे आसपास जो हम एयर इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं ना, ये जो पूरा एंटायर एटमॉस्फेयर है, लैंड और स्काई के बीच में जो पूरा रीजन है, स्काई इन द सेंस स्काई को भी छोड़ो, दैट सोलर रीजन. ठीक है, जो अंतरिक्ष है वो प्लस हमारा अर्थ का जो लैंड रीजन, इसके बीच में जो प्रेजेंट है ना, जहां पे एयर ही एयर प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. सब जानते हैं. तो उस एटमॉस्फेयर की जो डे टू डे कंडीशन है, अभी हम कहाँ रहते हैं, अब हम कहीं पे भी रहे, हम गुजरात में रहे, राजस्थान में रहे, उसकी किसी भी एक पर्टिकुलर छोटी सी सिटी में रहे, सब जगह की अपना एक एटमॉस्फेयर होता है. और हर एक जगह के एटमॉस्फेयर का, चाहे फिर वो 1000 किलोमीटर के रेडियस डायामीटर में हो, चाहे फिर वो 500 किलोमीटर के रेडियस या डायामीटर का एरिया हो, कोई सा भी एरिया हो बेटा, बट हर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस का अपना एक एटमॉस्फेयर होता है. अभी रेनी सीजन की मैं बात करूं तो क्या रेनी सीजन हर जगह हो रहा है? नहीं हो रही ना. अभी हम बात करें लेकिन नवसारी डिस्ट्रिक्ट रेनी सीजन बहुत टॉप पर, 7 डेज कॉन्टिन्यूसली रेनफॉल हो रही है. बट वहीं अगर हम डेजर्टी एरियाज में जाएं तो रेनी सीजन जो अभी टाइम है, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो क्या चल रहा है, रेनी सीजन का चल रहा है. बट वहीं अगर मैं बात करूं डेजर्ट एरियाज की, तो वहां पे रेनफॉल इतनी नहीं हो रही है. समझ रहे मेरी बात को. इसके अलावा अगर हम कहीं और दूसरे टेम्परेचर जोन में चले जाएं, जैसे कि साउथ पोल या नॉर्थ पोल, तो वहां पे रेनी सीजन नहीं है, वहां पे स्नो फॉलिंग हो रही है. तो इस तरीके से हमें हर जगह पर, अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग टेम्परेट जोन, अलग अलग टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा, अलग अलग एटमॉस्फेयर हमें देखने को मिलेगा. तो ये जो डे टू डे कंडीशन होती है ना, किसके रेस्पेक्ट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसको हम वेदर कहते हैं बेटा. ठीक है, अब वो जो वेदर है बेटा, उसकी जो डे टू डे कंडीशन है, मतलब हर दिन के वेदर को हम कैसे डिफाइन करते हैं. याद है, सवेरे उठते से हमारे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज पॉपअप होता है कि आज का दिन कैसा है, क्लाउडी है ना. वेदर रिपोर्ट आती है ना, इवन हमें न्यूज में भी सुनने को मिलता है वेदर रिपोर्ट, टुडेज वेदर रिपोर्ट. वो इंटायर जो एंकर है वो पूरा का पूरा इंडिया मैप के साथ में टीवी के ऊपर शो करती है. राजस्थान में क्लाउडी रीजन रहेगा, गुजरात में क्लाउडी रीजन रहेगा, वहीं अगर जम्मू कश्मीर में जाए तो वहां पे स्नो फॉलिंग होगी. इस तरीके की वेदर रिपोर्ट देती है. कैसे कि पर्टिकुलर जगह पर जो एलिमेंट्स हैं, जो मैं आगे बात करूंगी, उनकी वजह से ही पर्टिकुलर जगह का वेदर सेट होता है. ठीक है, अब देखो डे टू डे कंडीशन, अगर हम पर्टिकुलर हम जहां रह रहे हैं, ठीक है, आप लोग जहां भी रह रहे हो, हम वहीं की बात करते हैं. अभी हम प्रेजेंटली नवसारी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं तो उसकी बात करते हैं. टेम्परेचर, सनशाइन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड, क्लाउड्स, हम क्लाउड्स भी रख सकते हैं यहाँ पे, एक्सेट्रा. ये सारे फैक्टर्स को जब हम देखेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर जगह के वेदर के बारे में पता चलेगा. चलो अब हम नवसारी की बात करते हैं. नवसारी में राइट डाउन टेम्परेचर क्या चल रहा है, 25 to 30 डिग्री सेल्सियस चल रहा है. ठीक है, इसके बाद सनशाइन की बात करें तो सनशाइन हमें देखने को मिल ही नहीं रही, मतलब सनराइज तो है लेकिन हमारे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में अभी सन की रेज प्रॉपरली नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या है, डाउन है. ठीक है, इसके बाद बात करें ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मतलब
एयर के अंदर वाटर वेपर्स की, मॉइस्चर की प्रेजेंस होना रेनी सीजन के दौरान, ये आपको याद रखना है, मैंने आगे भी लिखा हुआ है यहाँ पे, रेनी सीजन के दौरान ह्यूमिडिटी बिल्कुल टॉप पर होती है, क्योंकि रेनफॉल होती है। रेनफॉलिंग में क्या हो रहा है, वाटर के ड्रॉपलेट्स फॉल कर रही है, उस वजह से इंटायर एनवायरमेंट में वाटर वेपर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। समर सीजन के दौरान मौसम कैसा रहता है, सूखा, ठीक है। तो सनशाइन मतलब सन की जो रेज है वो बहुत हाई होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो वाटर क्या हो जाता है, इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है, तो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। विंटर सीजन के दौरान में ह्यूमिडिटी नहीं रहती है, पर रेनी सीजन के दौरान ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती है। तो अभी ह्यूमिडिटी भी बहुत ज्यादा है। रेनफॉल की मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है 24/7, मतलब अगर हम बात करें फ्रॉम द पास्ट 5 डेज, लास्ट 5 डेज की अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूसली रेनफॉल हो रही है, ठीक है। विंड की बात करें तो विंड चल रही है, काफी अच्छी हवा चल रही है। और क्लाउड्स की बात करें तो मौसम कभी कैसा है, बिल्कुल क्लाउडी है, ऑल पूरे नवसारी डिस्ट्रिक्ट में सब जगह क्लाउड्स प्रेजेंट है। फाइन बेटा, तो इतने सारे एलिमेंट्स को जब हमने देखा तो हम बता सकते हैं कि नवसारी डिस्ट्रिक्ट का वेदर कैसा है, कैसा है वेदर, रेनी वेदर है, टेम्परेचर कम है, सनशाइन बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, क्लाउडी वेदर है। तो वेदर समझ आया कि हर दिन की रिपोर्ट जब हम निकालते हैं, किस किस चीज की रिपोर्ट निकालते हैं, आज के दिन का टेम्परेचर कितना है, आज के दिन सन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आज के दिन ह्यूमिडिटी कितनी है, आज के दिन रेनफॉल कितनी है, पर्टिकुलर प्रेजेंट डे पर विंड कैसी चल रही है फ्रॉम मॉर्निंग टू द नाइट, क्लाउड्स हैं, कितने टाइम तक क्लाउड्स प्रेजेंट है, कितने टाइम पे क्लाउड्स नहीं प्रेजेंट है। तो जब हर दिन इन सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो एट द एंड उस पर्टिकुलर डे का वेदर हम बता पाते हैं। क्लियर है बेटा? तो वेदर क्या है, हर दिन इन सारे एलिमेंट्स पर वर्क करना पड़ता है, हर दिन, एवरी डे। अब आगे देखते हैं। अब हर दिन वेदर को क्या किया गया, डिटरमाइन किया गया, तो वेदर की रिपोर्ट आती है, कहाँ आती है, टीवी पे आती है, न्यूज़पेपर्स में आती है, आजकल हमारे पास ऐप है मोबाइल में, तो हमें मोबाइल में पता चल जाता है। तो वो जो रिपोर्ट है बेटा, डेली रिपोर्ट, किसके बारे में, वेदर के बारे में, उसको हम वेदर रिपोर्ट कहते हैं। और वो कौन रिपोर्ट रिलीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये वेदर की रिपोर्ट पता कैसे चलती है, से बेटा आप सबको पता है, सैटेलाइट्स अर्थ के ऑर्बिट में चारों तरफ स्पेस में ऑर्बिट्स है, सॉरी स्पेस है, स्पेसक्राफ्ट्स है, ठीक है, सैटेलाइट्स है, स्पेसक्राफ्ट में सैटेलाइट्स है। अब वो सैटेलाइट्स क्या करती हैं, अर्थ पर हर एक जगह के एटमॉस्फेयर की इन सारे एलिमेंट्स को क्या करती है, कह सकते हैं हम कि उसको जस्टिफाई करती है, ठीक है, मतलब उसको पता लगाती है। अब वो सारी चीजें जब सैटेलाइट पता लगाती है तो अर्थ पर जो बड़े बड़े स्टेशंस बने हुए हैं वो वहां पे पता चलते हैं, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां सेंड करी जाती है। देन फिर हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास में सैटेलाइट्स के द्वारा जो मैसेजेस आते हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, रेनफॉल इतनी हो रही है, क्लाउड्स यहाँ पे इतने ज्यादा प्रेजेंट है, क्योंकि वो हम अर्थ के लैंड पर बैठकर तो हम इतने बड़े एरिया के क्लाउड्स को नहीं देख सकते, पर सैटेलाइट फ्रॉम द स्पेस ये सारी चीजों को व्यू कर सकता है, एनालाइज करता है और उसको फिर एक मैसेज ट्रांसफर करता है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, और वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फिर उस मैसेज को कहाँ कन्वे करता है, टीवीज के अंदर, न्यूज के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, और हमें वेदर की रिपोर्ट पता चलती है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई? इस हिसाब से अब आप देखो कुछ फैक्ट्स हमें समझने को मिल रहे हैं कि साउथ पोल जो है, मतलब जो अगर ये हमारी अर्थ है तो अर्थ इज हैविंग ईस्ट डायरेक्शन देयर, वेस्ट ओवर देयर, तो नॉर्थ ये है और साउथ ये है। ठीक है, ज्योग्राफी में हमको बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, अर्थ के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ रीजन में नॉर्थ पोल, साउथ रीजन में साउथ पोल। ठीक है, दोनों ये रीजन कैसे है, पोलर रीजन है। कैसे है, पोलर रीजन है। नॉर्थ में क्या पड़ेगा आपको, ग्रीनलैंड, आर्कटिक और हाँ आर्कटिक ओशियंस, और साउथ में आपको मिलेगा एंटार्क्टिका, जो कि बहुत ही ज्यादा हाईली कैसे है, ग्लेशियर्स से फुल्ड है, मतलब स्नो वहां पे डिपॉजिट है।
यहाँ पे सन की रेज बहुत कम पहुंच पाती है, या फिर हम कहेंगे कि बिल्कुल ना के बराबर सन की रेज पहुंच पाती है। एंड वी ऑल नो, एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जाननी है कि ये जितने भी फैक्टर है ना, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ये सब सन के ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा। ठीक है, सन इज द मेजर फैक्टर टू डिटरमाइन द वेदर ऑफ अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया। किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के, किसी भी सिटी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी स्टेट के वेदर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सन है। सन निकलता है बहुत हाई। सन की जो एक, अगर मैं बात करूं कि मॉर्निंग के टाइम पे सन राइजिंग होती है, ठीक है, धीरे 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 12 o'clock आता है, नून टाइम, तब सन बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर, अर्थ पे बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट बहुत तेज गर्मी लगती है ड्यूरिंग द समर सीजन। ठीक है बेटा, अब उस वक्त नून के टाइम पे सनशाइन, जो सन की जो रेज है वो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इस वजह से अर्थ पर नून के टाइम पे ड्यूरिंग 12 o'clock, ठीक है, दिन के टाइम पे गर्मी मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। धीरे 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 टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि धीरे धीरे सन क्या होता जा रहा है? सेट होता जा रहा है। ठीक है, और सवेरे के टाइम पे भी आप देखो धीरे धीरे सन राइज होता है, तो सन की जो शाइन है वो इतनी लॉन्ग नहीं होती, जिसकी वजह से इतनी टेम्परेचर हाई नहीं होता अर्थ पर। क्लियर हो गई ये वाली बात? ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ओके बेटा, टेम्परेचर अफेक्ट होता है, टेम्परेचर का बढ़ना घटना होता है। इसी वजह से मैं आपको एक बात बता दूं कि ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम जब सन की जो राइजिंग हो रही होती है ना, ड्यूरिंग 5 और 5:30 आवर, 5 या 5 साढ़े 5 बजे करीब सबसे कूलेस्ट टेम्परेचर होता है। मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सबसे कम कब होता है? सुबह के मॉर्निंग टाइम पे, जब सन की राइजिंग हो रही होती है। और अर्थ का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, ठीक है, वो कब होता है? 12 बजे, जब सन बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुका होता है। क्लियर हो गई ये बात? तो ये कुछ ऐसी बातें जो हमें बुक में नहीं मिलती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सबसे कम सनीस्ट प्लेस, मतलब जहां पे सन की जो रेज है वो बहुत बहुत कम पहुंचती है, या फिर बहुत कम टाइम के लिए वहां पे सन अपीयर होता है, दैट इज द साउथ पोल, जहां पे एंटार्क्टिका है। ठीक है, तभी वहां पे आप देखोगे कि हद से 12 महीने 12 मंथ्स वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है? स्नो प्रेजेंट रहती है, ग्लेशियर्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, वहां पे कोई वेजिटेशन नहीं है, कुछ नहीं है वहां पे। इवन ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल भी इम्पॉसिबल जैसा है। इवन वहां पे एंटार्क्टिका रीजन में 6 मंथ्स नाइट होती है और 6 मंथ्स डे होता है, और डे के दौरान भी सन की रेज प्रॉपर पहुंच नहीं पाती। ठीक है, आगे देखते हैं हम यूमा सिटी ऑफ एरिजोना स्टेट। एरिजोना का जो स्टेट है, वहां का जो यूमा सिटी है बेटा, वो सनीएस्ट प्लेस है। मतलब वहां पे सन सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब सन काफी लंबे आवर्स तक वहां पे प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। चलो आगे बढ़े बेटा। अब ह्यूमिडिटी के बारे में आते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बेटा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। इवन आप मॉइस्चर के बजाय वाटर वेपर्स भी डाल सकते हो। मॉइस्चर का मतलब क्या हुआ? नमी, पानी का प्रेजेंस। अब पानी का प्रेजेंस बिल्कुल वाटर लिक्विड के फॉर्म में नहीं, वेपर्स के फॉर्म में, जो हमें आईज से विजिबल नहीं होते, बट हमें फील होता है हमारे फेस पर, हमारी स्किन पर कि हाँ जो हमारा सराउंडिंग है कुछ उसमें पानी का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है, हमें बहुत चिपचिप महसूस होता है। तो दैट मॉइस्चर जो कि एनवायरमेंट में, एयर में प्रेजेंट है, उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, और ह्यूमिडिटी को अपन किसके टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी रिलेटिव का मतलब मैथ्स में अपन कई बार पढ़ चुके हैं ना, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव डिस्टेंस। जब बहुत सारी एक सिंगल डिस्टेंस जब हम एक साथ जोड़ते हैं तो हम उसको रिलेटिव कंसिडर करते हैं। तो ऐसे ही ह्यूमिडिटी, जैसे कि अब नवसारी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत अलग अलग विलेजेस हैं, तो अलग अलग विलेजेस की जो ह्यूमिडिटी है उन सबको जब हम ऐड करते हैं तब जाकर हमें इंटायर नवसारी की ह्यूमिडिटी की काउंट पता चलती है। तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर। इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो ह्यूमिडिटी है वो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? हाइग्रोमीटर के द्वारा। एक चीज और, जो टेम्परेचर है बेटा वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? मतलब वेदर का जो टेम्परेचर वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है? मैक्सिमम, मिनिमम थर्मोमीटर। याद रखना है आपको।
थर्मोमीटर हमें पता है ना, थर्मोमीटर क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ठीक है। ऐसे ही एनवायरमेंट में भी टेम्परेचर को जरूरी है ना, तभी तो मैंने आपको बताया कि जब सुबह का जो टाइम होता है, जब सन की राइजिंग होती है अबाउट 5:30 AM, तब जो टेम्परेचर वो कैसा है, कूलेस्ट टेम्परेचर होता है। और नून के टाइम पे 12 बजे 12:30 बजे उस वक्त बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। कैसे पता चला, इसके द्वारा मैक्सिमम टेम्परेचर कब है, नून टाइम पे। मिनिमम टेम्परेचर दैट इज अबाउट सनराइजिंग के टाइम पे, अबाउट 5 to 5:30 AM। ठंडा रहता है उस वक्त टेम्परेचर, तो वो किसके द्वारा नापा जाता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब ह्यूमिडिटी मैंने आपको बता दिया, ह्यूमिडिटी किससे मेजर करी जाती है, हाइग्रोमीटर से, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब जब हमको ह्यूमिडिटी पता चल गई, तो अब हम जानते हैं रेनफॉल। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है और टेम्परेचर सडनली कम हो जाता है, तो उस जगह पर फटाफट से रेनफॉल हो जाती है। क्यों हो जाती है रेनफॉल, क्योंकि देखो सुनो, क्लाउड्स कैसे बने, जो वाटर वेपर्स, जो समुद्र का पानी है उसमें वेपर्स आए, और सन की गर्मी की वजह से, सनरेज की गर्मी की वजह से वेपर्स क्या हुए, ऊपर उठकर आसमान में जाने लगे स्काई में, तो उन्होंने क्या बनाया, क्लाउड्स। फाइन। केमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की प्रोसेस। इवेपोरेशन कब होती है, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वाटर गेट्स बिकम वेपर्स, और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो वो जो वेपराइज्ड वाटर है वो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड वाटर के अंदर। समझ में आई बात। इवन हम ये एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, हमने यूटेंसिल के अंदर पानी भर के गैस के ऊपर रख दो, उस पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको दिखाई देगा कि उसमें से वेपर्स उठ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ गया पानी का, तो उसमें से वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए। फाइन। तो ये इवेपोरेशन की प्रोसेस हो गई। लेकिन जैसे ही आप उस पर्टिकुलर यूटेंसिल के थोड़ा ऊपर आप क्या रख दोगे, एक और प्लेट रख दोगे, तो आपको प्लेट में थोड़ी देर के बाद में क्या दिखने लग जाएंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखने लग जाएंगी। क्यों, क्योंकि प्लेट का टेम्परेचर था कम, ठीक है। और जैसे ही वो वेपर्स उठकर कहाँ जाने लगे, पर्टिकुलर ठंडी टेम्परेचर वाली प्लेट पर जब जमने लगे, तो वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड के अंदर, वाटर ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट होने लग गए। सेम वही सिचुएशन एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। सनी रेज जब रहते हैं तब सन की गर्मी की वजह से पानी वेपर की तरह बनकर क्लाउड्स में बन जाता है। अब उसकी वजह से क्या हुआ, ह्यूमिडिटी तो बहुत ज्यादा हो गई, वेपर्स, क्योंकि वेपर्स ही वेपर्स बन गए तो ह्यूमिडिटी तो बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन सडनली क्या हो गया, विंड बहुत ज्यादा चलने लगी, सन रेज नहीं आ पाया। ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान यही होता है, सनी क्लाउड्स इतने ज्यादा बन गए कि सन क्या हो गया, सन की जो रेज है वो अर्थ पर प्रॉपरली नहीं आने लगी, तो टेम्परेचर सडनली गिर गया, टेम्परेचर एकदम से गिर गया, मतलब क्लाउड्स क्या होने लगे, ठंडे होने लग गए। ठंडे हो गए तो क्या होगा, वेपराइज्ड वाटर वापस से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड वाटर के अंदर। तो तुरंत वो किस फॉर्म में नीचे गिरने लगेंगे, रेनफॉल के फॉर्म में। दैट पर्टिकुलर वेपराइज्ड वाटर क्लाउड्स में से रेनफॉल के फॉर्म में नीचे अर्थ पर फॉल होने लगेंगे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनफॉल। तो मैकेनिज्म समझ आ गई ना बेटा। तो जैसे ही ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब एनवायरमेंट में वाटर की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो जाती है और सडनली टेम्परेचर फॉल हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा बहने लगती है, तो उसी तुरंत उस पर क्या हो जाता है, रेनफॉल हो जाती है। ठीक, दिस रेनफॉल इज बेसिकली मेजर्ड बाय रेन गॉड्स। ये भी याद रखना है आपको कि जो रेनफॉल है बेटा वो कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करी जाती है, रेन गॉड्स, जो कि जमीन में ये एक तरीके का, ये भी एक तरीके का क्या है, थर्मोमीटर काइंड ऑफ मेजरमेंट है, जो कि जमीन पे उसको लगा दिया जाता है। अब कितने सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर रेनफॉल होती है उस जगह पर, वो उसको आपको मेजर करके बता देगा। ठीक है, चलिए क्लाइमेट क्या है यार, अब हमने वेदर जान लिया बेटा। वेदर आपको याद रखना है, वेदर रिपोर्ट कब की होती है, हर एक दिन की, हर एक दिन की। आज क्या है 18 अगस्त, तो 18 अगस्त का जो वेदर रिपोर्ट है वो आज का। कल जब 19 अगस्त आएगी तब दोबारा से ये सारी चीजों को दोबारा से क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, तो कल का वेदर अलग होगा। फिर 20 अगस्त आएगी तो 20 अगस्त का वेदर अलग होगा। तो वेदर हर एक दिन का डिटरमाइन किया जाता है। बट क्लाइमेट क्या है बेटा, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन है। एवरेज निकाला गया है किसका, 20 to 25 ईयर्स, जो बहुत साल तक पर्टिकुलर जगह की, जैसे कि अगर मैं मानूं इंडिया में हम ले लेते हैं एक जगह दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली का हमें एक क्लाइमेट जानना है कि दिल्ली जो है उसका क्लाइमेट कैसा है। चलो क्लाइमेट हम दिल्ली का नहीं लेते, स्टेट वाइज तो वेदर रिपोर्ट होती है, हम कंट्री लेते हैं, ठीक है। पूरे अर्थ के ऊपर हमें पता है कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर हमने लिया इंडिया। अब हमें ये जानना है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा होता है। आपको ये पता है कि इंडिया में कितने सीजन होते हैं? समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन, ठीक है। 5 सीजन, जिसमें से मेजर भी हम कौन से 3 सीजन देखते हैं, समर, रेनी और विंटर सीजन देखते हैं। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? मिक्सअप है, मतलब ठंडी भी बहुत होती है, गर्मी भी बहुत होती है, रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है, तो मिक्सचर टेम्परेचर है, मिक्सचर क्लाइमेट है। फाइन। तो अब हमें इंडिया का ये जो क्लाइमेट है, ये हमने कोई एक दिन में तो हमें जानने को नहीं मिला, ना ही हमें 1 साल में जानने को मिला, ठीक है, ना ही हमें 2 साल में। वेदर फॉरकास्टिंग, ये जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये सैटेलाइट के थ्रू कई लंबे समय तक इंडिया के वेदर को क्या करते हैं, हर दिन इंडिया के वेदर को क्या किया जाता है, नोट डाउन किया जाता है। आज इंडिया का अंदर जो पर्टिकुलर हर 28 स्टेट्स है, हर स्टेट में अलग अलग जगहों पर टेम्परेचर ये रहा, सनशाइन इतनी रही, कुछ जगहों पर सन बिल्कुल दिखाई दिया अच्छे से, कुछ जगहों पर सन नहीं दिखाई दिया, कुछ जगहों पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा थी, जैसे कि ज्यादातर जो कोस्टल एरियाज होते हैं, मतलब जो समुद्र के साइड का जो इलाका होता है, वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। वही अगर हम नॉर्थ में जाएं, हिली एरियाज में, तो वहां पे आपको ह्यूमिडिटी कम मिलेगी, लेकिन वहां पे आपको रेनफॉल और टेम्परेचर बहुत कम और रेनफॉल आपको ज्यादा दिखेगी, ठीक है। वही अगर हम इंडिया के बिल्कुल सेंटर की बात करें, मध्य प्रदेश की, तो वहां पे आपको नॉर्मल टेम्परेचर आपको दिखाई देगा, गर्मी आपको ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो इंडिया के इतने सारे स्टेट्स के इतने सारे वेदर को जब हर दिन देखा गया कई लंबे समय तक, तब जाके इंडिया का एक क्लाइमेट सेट हुआ कि इंडिया के अंदर 5 सीजन होते हैं और इसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मिक्सअप क्लाइमेट है। बात समझ आए? अब अगर हम एंटार्क्टिका के क्लाइमेट की बात करें तो कैसा क्लाइमेट है वहां पे? वहां का क्लाइमेट बिल्कुल चिल है, मतलब ऑल द टाइम वहां पे क्या होती है, स्नो फॉलिंग होती है, विंटर सीजन जिसको हम बोलेंगे, विंटर क्लाइमेट रहता है वहां पे, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 25 ईयर्स इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया। एक पर्टिकुलर जगह की काफी लंबे समय तक जब वेदर की कंडीशन को क्या किया जाता है, नोट डाउन करते रहते हैं, तब जाके हम एक रिजल्ट पर आते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया का क्लाइमेट ऐसा है। समझ आ गई बात? ठीक है, चले अब क्लाइमेट को कौन सा, जिस तरीके से वेदर को ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, मतलब वेदर्स कैसे सेट हुआ इन सारे फैक्टर्स की हेल्प से, ऐसे ही क्लाइमेट भी कुछ फैक्टर्स को लेकर सेट किया जाता है। अभी फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को? लैटिट्यूड, प्रॉक्सिमिटी टू द सी एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। अब देखो लैटिट्यूड, देखो बेटा इधर ध्यान से देखो आप, ये हमारी अर्थ है, ज्योग्राफी में आप काफी अच्छे से पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। अर्थ पर जो सेंटर में जो लाइन जाती है इसको हम इक्वेटर कहते हैं, है ना, ठीक है। इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे जो लाइन जाती है इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी लाइन जाती है नॉर्थ रीजन में और साउथ रीजन में, इसको हम बोलते हैं पोलर रीजन्स। फाइन, तो ये तो है पोलर रीजन की लाइन, ये है हमारा साउथ पोल और ये है हमारा नॉर्थ पोल। अब देखो सन की जो रेज है, ये सन है, यहाँ पे बहुत बड़ा सन है ये, तो सन की जो डायरेक्ट रेज है बेटा वो कहां जाती है सबसे ज्यादा? ये सन की रेज है, ठीक है। अब सन की जो डायरेक्ट रेज है बेटा वो सबसे ज्यादा कहां पड़ती है? इक्वेटर पे। तो इक्वेटर वाले रीजन में, इस रीजन में जो भी कंट्री पड़ता है वो कैसा होगा, उसका जो टेम्परेचर है, मतलब वहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ने की वजह से वो एरिया हमेशा कैसा रहेगा? हॉट रहेगा। कैसा रहेगा? गर्म। जैसे कि आपने नोट डाउन किया होगा अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट यहीं पे पाया जाता है, इक्वेटर रीजन में। इसलिए अफ्रीका में सबसे जो ऑलमोस्ट जो साउथ अफ्रीका है वो टोटली डेजर्टेड है, ठीक है। और अर्थ की हम बात करते हैं ना, सबसे बड़ा डेजर्ट वो अफ्रीका में पाया जाता है। क्लियर हो गई बात बेटा? ठीक है, तो वो इक्वेटर पे पड़ता है, इसलिए अफ्रीका कैसा है? बहुत हाई टेम्परेचर
एरिया, हाई टेम्परेचर कंट्री है वो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके ऊपर की, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो यहाँ पे जब सन की जो रेज आएगी वो कैसी हो जाएंगी, माइल्ड हो जाएगी, बहुत स्ट्रेट सन की रेज नहीं जाएगी। तो यहाँ का जो रीजन है वो कैसा होगा, टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब यहाँ पे गर्मी भी होगी प्लस सर्दी भी होगी, ठीक है, क्योंकि सन की थोड़ी सी रेज जा रही है तो इस वजह से वहां पे टेम्परेचर गर्म भी रहेगा, लेकिन समटाइम्स क्योंकि वहां पे हवा भी बहुत चलती है तो इसलिए वहां पे टेम्परेचर थोड़ी कुछ टाइम के बाद में डाउन भी हो जाता है और इसलिए वहां पे ठंडी भी आती है। तो समर और विंटर दोनों ही सीजन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फाइन। और जब हम बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे चले जाएंगे तो वहां हमें पता चलता है कि सन की रेज तो बहुत बहुत मिनिमम नंबर्स में पहुंचती है, बहुत कम पहुंचती है। इस वजह से नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे हैं, बहुत ज्यादा फ्रिजिड है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडे हैं, वहां का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। तो लैटिट्यूड्स क्या है, इनको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और इस तरीके से लैटिट्यूड्स 3 टाइप के हैं। पहला है टॉरिड और हॉट जोन, तो ये जो इक्वेटर की जो लाइनिंग है इसको बोलते हैं टॉरिड या हॉट जोन। फ्रिजिड या कोल्ड जोन, ये जो पोलर रीजन्स है इनको बोलेंगे फ्रिजिड या कोल्ड जोन, क्योंकि यहाँ पे ऑल द टाइम स्नो क्या रहती है, फ्रीज रहती है। टेम्परेट जोन, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न्स है ये टेम्परेट जोन है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स टेम्परेचर पाया जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी भी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी भी होती है, नॉर्मल भी पाया जाता है। समझ आ गई बात। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉक्सिमिटी टू द सी। सिंपल सी बात है बेटा, समुद्र के किनारे जो जगह होगी वहां पे टेम्परेचर कैसा होगा, मॉडरेट क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो जगह समुद्र से थोड़ी दूर होगी वहां पे क्लाइमेट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, जैसे कि मुंबई देख लीजिए आप, केरला, तमिलनाडु, जो हमारे साउथ साइड में जो स्टेट्स प्रेजेंट हैं समुद्र के पास में, वहां का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अवे फ्रॉम द सी जो सिटी प्रेजेंट है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वहां का टेम्परेचर ड्यूरिंग समर टाइम 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो वहां का टेम्परेचर क्लाइमेट बहुत ज्यादा होता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात आ गई कि क्लाइमेट और कौन से फैक्टर पे अफेक्ट करता है, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, कितनी रेनफॉल हुई उस पर्टिकुलर जगह पर, उस पर भी डिपेंड करता है। अब रेनफॉल कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, हवा, विंड, सी की प्रॉक्सिमिटी एंड माउंटेन्स। अगर जहां माउंटेन्स ज्यादा होंगे, जैसे कि हम बात करें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वहां पे हिमालय माउंटेन्स बहुत ज्यादा है, वहां पे ऑल द टाइम तो कुछ टाइम पे वहां पे बारिश होती रहती है। समुद्र की साइड में जो जगह पड़ी है जैसे कि केरला, मुंबई, आप देखो वहां पे कितनी बारिश होती है। विंड, जहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं, तो समुद्र और माउंटेन्स के आसपास में काफी हवाएं चलती है, इस वजह से रेनफॉल भी अच्छी खासी होती है। अब आपको एक चीज समझना है, ये है माउंटेन, ठीक है बेटा, दिस इज माउंटेन। माउंटेन के क्या बोलते हैं, माउंटेन का वो साइड जहां पे बहुत हवाएं आती हैं, जैसे कि यहां से हवा चल रही है, ये विंड है। क्लियर होगी बात बेटा। अब विंड क्योंकि माउंटेन के इस साइड चल रही है तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा होगी। तो माउंटेन का वो साइड जहां पे प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होती है, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड। कौन सा साइड, विंडवर्ड साइड, ठीक है। अब क्योंकि इस साइड हवा कम है, क्योंकि हवा आई और इस तरीके से साइडों में से निकल के चली गई, और इस साइड में हवा की प्रेजेंस कम होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल क्या होगी, कम होगी। तो जिस जगह पर लेस रेनफॉल होगी, माउंटेन के जिस हिस्से पे लेस रेनफॉल होगी, उसको बोलेंगे लीवार्ड साइड। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस जगह पर प्लेंटी रेनफॉल, मतलब बहुत ज्यादा रेनफॉलिंग होगी, उसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड, ठीक है। तो प्लेंटी रेनफॉल वहां होगी जहां पे हवा ज्यादा चलेगी, और लेस रेनफॉल वहां होगी जहां पे हवा कम चलेगी। क्लियर, अब समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके अलावा कोई और डाउट हो तो मुझे जरूर मैसेज कर देना बच्चों।
अपने डाउट्स तब तक अच्छे से पढ़ो।